नमस्कार। आयुर्वेद व्यासपीठ दैनंदिनी 2022 के प्रमोशन के अवसर पर आप सबका स्वागत है। दैनंदिनी 2022 का मुख्य विषय है व्याधि क्षमत्व। इस विषय को आगे ले जाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैद्य श्री हितेश जानी। वैद्य श्री हितेश जानी का परिचय। 3 दशकों का नैदानिक अनुभव, आयुर्वेदिक नाड़ी परिशोधन के विशेषज्ञ, आयुर्वेद पंचकर्म का अपार ज्ञान, 4,500 वैद्यों के शिक्षक और 35,000 मरीजों का इलाज। ये है आयुर्वेद आचार्य वैद्य श्री हितेश जानी। नमस्कार। आज व्याधि क्षमत्व और स्वर्ण प्राशन के बारे में आपसे बातचीत करनी है। आयुर्वेद व्यासपीठ जो वैद्यों का एक बड़ा संगठन है, पूरे भारत में उनकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। वैद्य लोग बहुत अच्छे ढंग से आयुर्वेद के काम में हैं, लेकिन आज एक विषय की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संसार को, भारत को, उसके बारे में बातचीत करने का अवसर मिला है। आपसे बात करूंगा और वो बात है व्याधि क्षमत्व, यानी कि और हमारे अगर आयुर्वेद के शब्द में बोले तो है स्वर्ण प्राशन की। विषय की प्रस्तुति करने से पहले मैं ये बताने की चेष्टा करूंगा, ये आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा कि ये आज क्यों प्रस्तुत है। हजारों साल की बात को आज फिर से क्यों याद करना। कोविड की महामारी में दुनिया ने जो समस्याएं झेली है, स्वास्थ्य की जो समस्या है, आरोग्य की समस्या है, विश्व के सामने वो सब खुल के आ गई है। विश्व का सबसे धनाढ्य देश, विश्व का सबसे प्रगत कहने वाला देश, विश्व को, दुनिया को एक तरह से डिक्टेट करने वाला देशों का भी इसमें कुछ नहीं चला। न उनकी मेडिकल सिस्टम चली, न उस वायरस के सामने न कोई दवाई चली, और वैक्सीन के बारे में भी बहुत प्रश्न फिर से आज खड़े उठ चुके हैं। ऐसे समय में क्या भारत के पास, भारत की जो आयुर्विज्ञान की पद्धति, वैसे तो वो मेडिकल सिस्टम सिर्फ नहीं है, वो तो साइंस ऑफ लाइफ है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, उसके पास क्या ऐसा कोई तरीका था, या ऐसा जो तरीका है वो हम संसार को बता सकते हैं, उसकी संपूर्ण वैज्ञानिक प्रस्तुति मुझे आपके सामने रखनी है। व्यासपीठ ने सोचा है कि व्याधि क्षमत्व यानी कि इम्यूनिटी, उनकी संकल्पना, भारतीय संकल्पना क्या है, और वो हजारों साल जो हमने दुनिया को विश्वगुरु पद से रहते हुए सबको सुखी रखा, सबको निरामय रखा, भारत को निरामय रखा, ऐसे समय में हम आज कुछ कह सकते हैं क्या, उसके बारे में चर्चा करनी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसका सामान्य आदमी महान बनता है। ए नेशन एज ग्रेट एज इट्स कॉमन मैन। आज हम भारत के हर आदमी को महान बनाना चाहते हैं, उसमें स्वर्ण प्राशन का क्या रोल है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, स्वर्ण प्राशन जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया, बताया गया, वो एक आयुर्वेदीय इम्यूनाइजेशन का एक रियल कॉन्सेप्ट है, वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। स्वर्ण प्राशन के बारे में शास्त्रों ने बहुत से गुण बताए हैं, बहुत से उपयोग बताए हैं, उसमें से कुछ की चर्चा आपके सामने हम करेंगे। एक प्रश्न सबसे पहले मैं आपके सामने इसके माध्यम से रखना चाहता हूं, क्या टीकाकरण ही रोग प्रतिकारकता है जो दुनिया आज मान रही है? तो वास्तव में तो जवाब ये है कि वैक्सीनेशन इज नॉट इम्यूनाइजेशन। पूरे इंटरनेट पे आप जाओ, गूगल में जाओ या कोई भी सर्च इंजन में जाओ, तो आपको कहीं देखने मिलेगा वाई डॉक्टर्स डोंट वैक्सीनेट देयर ओन किड्स। ऐसी कितनी किताबें और इतने कितने सर्च करेंगे तो आपको पेजेस मिलेंगे जो कोई भारत के नहीं है, वो सब विश्व के अलग अलग लोगों ने प्रश्न जो उठाए हैं। मैं अभी जो आपके सामने एक बात कहने जा रहा हूँ वो है सीडीसी का एक रिपोर्ट, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऑफ अमेरिका। वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड बच्चों के बीच में एक कंपेयर किया हुआ जो आप देख रहे हैं उसके चार्ट को, कि कैसी विडंबना हुई कि जो नॉन वैक्सीनेटेड चाइल्ड थे वो कितने हेल्दी थे, और जिसके वैक्सीनेशन हुए थे उस बच्चों में कौन सी तकलीफें थी। वो एक रिपोर्ट जब सामने आया
तब अमेरिका के पेरेंट्स चमक उठे। भारत के लोगों को तो ये बताने का आज मौका मिल रहा है। मैं एक बच्चों का यक्ष प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। बच्चों ने पूछा है, जिसको मैंने नाम दिया है बाल यक्ष प्रश्न। आर वैक्सीन सेफ? आर वैक्सीन इफेक्टिव? आर वैक्सीन नेसेसरी? तो ये तीनों के बारे में बहुत कुछ अलार्मिंग फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। पश्चिम के राष्ट्रों ने, प्रगत राष्ट्रों ने, मैं सिग्नेचरी कितने उस कंट्री में थे वो बात रखूंगा ही, लेकिन फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, यूके, इन सब लोगों ने WHO को एक पत्र लिखा कि जो आपके वैक्सीन के जो आपने प्लान दिए हैं, जो जिसको हम कन्वेंशनल वैक्सीन कहते हैं, पोलियो के या BCG के, तो उस वैक्सीन की जो ट्रायल हुई है उसके सामने पश्चिमी राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुखों ने या वहाँ के वैज्ञानिकों ने या तो वहाँ की हेल्थ एजेंसीज ने क्वेश्चन उठाया। किसके सामने? WHO के सामने, कि आपका जो वैक्सीनेशन का रिसर्च का जो जरिया है वो फार्मा ओरिएंटेड है, वो फार्मा फंडेड है, वो कोई न्यूट्रल एजेंसी ने नहीं किया। और उसमें प्लेसिबो ग्रुप, ट्रायल ग्रुप, जिस तरह से अभी अभी कोविड की वैक्सीन में जिस जल्दबाजी में काम हुआ, उस तरह से कुछ न कुछ एरर उस वैक्सीन में भी है। और वो वैक्सीन के रिसर्च के थियरी में ही डाउट खड़े कर रहे हैं कौन? बाकी के प्रगत राष्ट्र। उसमें भारत सिग्नेचर नहीं है। तो ये बात बड़ी गंभीर है कि पश्चिम के राष्ट्रों में भी वैक्सीनेशन के बारे में, जो जनरल वैक्सीनेशन है, जो पूरे दुनिया में उसको दिया, जैसे भारत में इंद्रधनुष नामक से प्रोग्राम चल रहा है बच्चों से लेके एडल्ट तक का, तो ऐसे वैक्सीनेशन के ऊपर ही बड़ी चर्चा हो रही है। ऐसे समय में क्या भारत के पास कोई सिद्धांत था, भारत के पास कोई व्यवस्था थी कि जो एट ए टाइम व्यक्ति को इम्यूनाइज करे और BCG से, पोलियो से, कोविड से, कोई भी ऐसे वायरल डिजीज आएंगे तो सबके सामने अपनी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको ही बढ़ाएगा, उसको ही प्रमोट करेगा। तो ऐसा सिद्धांत की चर्चा करनी बहुत जरूरी। वास्तव में जो मैंने जिक्र किया, एक ओपन लेटर WHO को लिखा गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने दुनिया के बहुत से सुविकसित राष्ट्रों ने लिखा कि टीकाकरण के बारे में वो कितना साइंटिफिक है वो पूछा गया। और उसमें 2-3 बातें कि भाई जो हार्मफुल रिसर्च प्रोसेस है उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन उठाए गए। क्लिनिकल ग्रुप, ट्रायल ग्रुप, प्लेसिबो, ये सब के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा। पूछने वाले जो कंट्री थे वो सिंपल लोग नहीं थे, वो डेवलपिंग कंट्री के लोग थे। उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि ये वैक्सीनेशन का जो रिसर्च हुआ है, अभी तक के जो सामान्य वैक्सीन्स है, वो सब फार्मा कंपनी के स्पॉन्सर्ड ये वैक्सीनेशन रिसर्च है। तो उसमें अगर इंडिविजुअल बॉडी होती, स्वतंत्र संस्थान होता, WHO खुद रिसर्च करवाता तो अलग बात है, लेकिन उनकी स्पॉन्सरिंग एजेंसी तो फार्मा कंपनी थी, तो वो कैसे न्यूट्रल रह सकता है। और पूछने वाले थे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, हंगरी, बल्गेरिया, पोलैंड, नॉर्वे और इवन यूके। तो इतने बड़े राष्ट्रों ने ये प्रश्न पूछा WHO को कि भाई हमें कुछ डाउट लगता है, हमें ये स्पष्टीकरण चाहिए। देखो, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन 2 शब्द एक गिने जाते हैं, हालांकि उसका डिक्शनरी मीनिंग भी अलग है और व्यवहार तो बिल्कुल अलग है। आज अगर हमको वैज्ञानिक तौर पे जो अगर चर्चा करनी है तो वैक्सीनेशन इज नॉट इम्यूनाइजेशन। हम जिसको व्याधिक क्षमत्व कहते हैं और जिसको लोग वैक्सीनेशन कहते हैं, उसमें कितना अंतर है वो आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको समझना है। हालांकि आयुर्वेदाचार्य वो समझता है, लेकिन विश्व को वो भाषा समझ में नहीं आती। आयुर्वेद ने बल, ओज, व्याधि क्षमत्व, व्याधि बल विरोधित्व, व्याधि प्रतिबंधकत्व, ऐसे बहुत से शब्द दिए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में इम्यूनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है और इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन उनको एक कर दिया है। आप वैक्सीन से इम्यूनाइज करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैक्सीन से तो कोई एक पर्टिकुलर वायरस के सामने आप इम्यूनिटी अलबत्ता खड़ी करते हो, लेकिन जहां आयुर्वेद कहता है, भारत कहता है, हमारी संहिताएं कहती है
हमारे ऋषि कहते हैं, जिनकी प्रैक्टिस हजारों साल से भारत में थी, वो है व्याधि क्षमत्व। उसके बारे में शास्त्रीय, जिसको हम क्लासिकल कहते हैं, वो चर्चा भी करेंगे, और जिसको लोग वैज्ञानिक कहते हैं, वो हालांकि शास्त्रीय और क्लासिकल और वैज्ञानिक में कोई अंतर नहीं है, फिर भी 1000 साल का डार्क पीरियड होने से भारत जो दुनिया को नेतृत्व करता था, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, वो हम आज फिर से बताने का मौका ले रहे हैं कि भाई हमारे पास भारत में कितनी व्याधिक क्षमत्व की प्रक्रियाएं थी, कैसे हम रोगों को रोक सकते थे, अगर रोग आ भी गए तो हम उसको कैसे हटा सकते थे। तो वैक्सीन का सिद्धांत जो आयुर्वेद में था, जो भारत में था, जो क्लासिकल रेफरेंस के साथ मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रस्तुति में आपके सामने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों को समझने का ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न जब है, तब दुनिया को कुछ नया बताना पड़ेगा जो भारत के पास है, जो भारत दे सकता है। तो हमने आज से 5 साल पहले एक फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, जो विद्या भारती एक शिक्षा संस्थान है, उसके लाखों विद्यार्थी हैं, हजारों शिक्षक हैं, और 30,000 से ज़्यादा उसकी स्कूल्स हैं, और आयुर्वेद व्यासपीठ जिनके हजारों वैद्य उसके सदस्य हैं। दोनों ने मिलकर एक प्रयोग किया जो भारत का पहला एक इंडियन वैक्सीनाइजेशन की चर्चा की ना, लेकिन एक प्रयोग भी किया, जिसकी मैं आपके आगे जाके और चर्चा करूंगा। देखो, सबसे पहले आयुर्वेद के हिसाब से जो वैद्य लोग तो जानते हैं, लेकिन नॉन वैद्य को या बाकी लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम लोग इम्यूनिटी को 2 शब्दों से ज़्यादा मानते हैं। एक है स्वास्थ्यम और दूसरा है बलम। अब स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम हमारा मूल मंत्र है, आयुर्वेद का मोटिव है, आयुर्वेद का प्रयोजन है। और बल, जिसकी चर्चा में शायद वैक्सीनेशन की या इम्यूनाइजेशन की चर्चा आएगी, उस बल को शास्त्रों ने 3 प्रकार के बल बताए। सहज, जो जन्म से होता है, जो अपनी विरासत में मिलता है। युक्तिकृत, जिसको हम शायद वैक्सीनेशन कह सकते हैं। और कालज, यानी समय समय पे कुछ बच्चों को कुछ वायरस की इम्पैक्ट होती ही नहीं, बुढ़ापे में कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा होती है, कुछ मध्य आयु में होती है। और जैसे विंटर में हमारा बल ज़्यादा रहता है, मॉनसून में हमारा बल कम रहता है, ग्रीष्म ऋतु में और कम रहता है। तो अलग अलग समय पे हमारा बल के स्टेज रहते हैं, उसको कालज बताया। और अगर 3 शब्द भारत के जो है, तो एक है व्याधि क्षमत्व यानी इम्यूनाइजेशन, व्याधि प्रतिबंधकत्व यानी वैक्सीन आप इसको कह सकते हैं, और व्याधि उत्पादन विरोधित्व यानी कि परा प्रतिरक्षा सीरम यानी एंटी सीरम। ये तीनों की चर्चा भारत में की गई थी। सबकी तो चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन व्याधि क्षमत्व यानी इम्यूनिटी किससे बनती है, कैसे आती है, तो उसके 5 फैक्टर बताए: आहार, फूड, विहार, आचार, संस्कार और रसायन। ये 5 से आपकी इम्यूनिटी बनी रहती है या उसके जवाबदार फैक्टर है। ऐसा नहीं, आयुर्वेद ने तो एंटी रेबीज वैक्सीन का भी महर्षि सुश्रुत ने वर्णन किया है। अगर कुत्ते ने काटा है और वो पागल कुत्ता है, तो हाइड्रोफोबिया होगा तो पेशेंट मरने वाला ही है। तो उसको एंटी रेबीज वैक्सीन आज को जो दी जाती है, उसके बारे में भी महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि अगर आपको कुत्ते ने काटा है और वो पागल है और आपको हाइड्रोफोबिया डेवलप हो, उससे पहले आप कृत्रिम दत्तुरे का पूटपाक बना के बताया और शीत वातातप गृह में रहने का बताया, यानी एसी रूम में। और 3 दिन के अंदर बॉडी में जो सिम्टम्स डेवलप होगा, वो एक कृत्रिम रूप से हाइड्रोफोबिया का सिम्टम्स डेवलप होगा। वो खुद हमने करवा लिया तो फिर बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप हो गया और उसके एंटी रेबीज वैक्सीन की तरह वो काम करेगा। तो एंटी रेबीज वैक्सीन या वैक्सीन का सिद्धांत या परा प्रतिरक्षा की चर्चा हमारे देश में हो चुकी थी, हम करते थे। और उसका ही तो वैक्सीन का जरिया जो कलकत्ता में ब्रिटिश लोगों ने 18वीं सदी में देखा, जिसका जिक्र धर्मपाल जी ने अपने ग्रंथ में करा, और फिर हम भूल गए, हमारी परंपरा में से ये निकल गया और हमको वो करने वाले लोगों को भी क्वैक्स बोला गया। ये बड़ी विडम्बना है। तो इम्यूनिटी को हम बल या तो ओज ऐसा नाम देते थे, और उसमें आज जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है स्वर्ण प्राशन, द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन।
तो वो सोनप्राशन क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है, वो आयुष्य है, वो मंगल है, मेद्य है, बल्य है, वर्ण है, ऐसी उसकी जो गुणवर्धन या शास्त्रों ने उसकी जो चर्चा की है उसके बारे में आप जरूर समझते होंगे। सोनप्राशन तो शास्त्रीय रेफरेंस है, महर्षि कश्यप ने इसके बारे में बताया है। बहुत लोग सोनप्राशन में भी भ्रांति भी होती है कि ये सही है, वो सही है, इस मार्केट में ये मिलता है, बहुत से मिलता है, लेकिन हमने जो प्रयोग किया वो एक क्लासिकल जो लेह है उसका प्रयोग किया। सोनप्राशन पुष्य नक्षत्र में देना चाहिए, ऐसी चर्चा शास्त्रों में की है, और हम हर 27वें दिन में जब पुष्य नक्षत्र आता है तब हम देते हैं। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति माने जाते हैं, और उस दिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर एकाकार होता है। तो हमारी जो स्थूल शरीर में तो परिवर्तन होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में, जिसकी आगे और चर्चा करेंगे, उस पुष्य नक्षत्र में मनोदैहिक दोनों में चेंज हम सोनप्राशन से लाते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो दिखने वाला, वो तो फिटस इज़ द हार्डवेयर, बंच ऑफ 6 सॉफ्टवेयर, लेकिन हम जो दिखते हैं वो 5 कोष में बने हुए हैं, जो भारतीय योग और भारतीय तत्वज्ञान या आयुर्वेद जानता है। पश्चिम के लोगों को शायद इतना उसके बारे में अभी शोध करना बाकी है। तो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। आयुर्वेद कहता है कि भाई ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा मृषय पुरुषो विदु, जो भी है हमारे मूल ब्रेन में है, और हमारा शाखा प्रशाखा नीचे है। जैसे वृक्ष में नीचे मूल होता है और शाखा प्रशाखा ऊपर होता है। सोनप्राशन की जब चर्चा होती है तब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों को हमारे शास्त्रकारों ने उसमें कहाँ कहाँ रोग स्थान है, कहाँ से हमको इम्यूनिटी मिलेगी, कैसे वो मेमोराइज होगी, जिसको आज टी सेल या मेमोरी सेल कहते हैं। तो हमारा मन के दो पार्ट आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड तो ज़्यादा नीचे रहता है, आइसबर्ग जैसे हिमशिला, और लॉजिक माइंड या कॉन्शियस माइंड तो बहुत कम दिखता है बाहर से। तो हमारी जो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और बाकी भी जो चीज़ है वो तो कहाँ रहता है, कॉन्शियस माइंड में बहुत कम चीज़ें होती है, और अनकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा जो है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोटेक्शन, इमोशंस, क्रिएटिविटी, सेल्यूलर मेमोरी, ऑटोमिक बॉडी फंक्शंस, ये सब जो बातें हैं, और हैबिट्स, पैटर्न्स, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में है। तो हम पुष्य नक्षत्र के दिन सोनप्राशन देने से ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। सोनप्राशन में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है, दो मुख्य बातें हैं, घृत है और दूसरा है हनी। तो घी जो है बुद्धि बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो काम करता है। हमारे यहाँ इसका रिसर्च हुआ, अलग अलग ऐसे ट्रायल हुई, उसमें से एक ट्रायल हुई जो 40 से 60 साल के वॉलंटियर थे, उसको 10 ग्राम गाय का घी और 100 ml गाय का दूध 2 बार दिया गया। ऐसे 90 दिन का ट्रायल हुआ। उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी के में पीजीआई मेमोरी स्केल से 47.62 ऐसा उसमें बढ़ोतरी हुई। तो हम बुद्धि बढ़ा सकते हैं, हम मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। तो ये मैं सूत्र इसलिए दे रहा हूँ कि जो सोनप्राशन सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है ऐसा नहीं, वो बुद्धि भी बढ़ाता है, वो बाकी गुणों को भी बढ़ाता है। सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसे 86 चिल्ड्रंस का हम डॉक्यूमेंट रखेंगे, जो हमारा सबसे पहला स्टडी हुआ, जो प्राइमरी जिसको रिसर्च करते हैं या पायलट स्टडी कहते हैं। उसमें 1 साल का डाटा आपके सामने है। उसमें से जिस बच्चों को सोनप्राशन दिया गया था, उसमें से सिर्फ 5 बच्चे ऐसे थे जिसको 3 महीने हॉस्पिटल में या दवाई लेनी पड़ी। 6 बच्चे ऐसे थे जिसको 6 महीने में एक बार जाना पड़ा। लेकिन 75 बच्चे ऐसे जिसको एक दिन भी कुछ भी बीमारी नहीं हुई। 1 साल में बच्चों के दाँत भी आए, वो चलना सीखे, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इतना वो हेल्थ स्टेटस, उसका सोशल स्माइल, नेक होल्डिंग, सीटिंग, टीथिंग, वो सब जो पैरामीटर जो डेवलपमेंट के होते हैं, उसका पूरा आकलन किया गया। और सुवर्ण को गरेशु हेम, और सुवर्ण जो है वो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है उसके ऊपर बहुत बड़े काम हुए हैं। और जो पंचमृतिका शोधित सुवर्ण हम यूज़ करते हैं वो नैनो पार्टिकल होता है, और 27 नैनोमीटर उसकी साइज़ होती है। तो वो कैपेबल होता है, जो टाइट जंक्शन को खोलता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को वो तोड़ के, जैसे घी के साथ वो जा सकता है।
देखो, वैक्सीनेशन की जहाँ चर्चा आती है, पोलियो की वैक्सीन, एमएमआर की वैक्सीन, बीसीजी की वैक्सीन, शुरू-शुरू में तो वो वैक्सीन 6 थी। 60-70 साल पहले से ये डेवलप होता-होता फिर 35 वैक्सीन तक आ गया। और आज आप सबको मालूम है, आप आयुर्वेदाचार्य भी है या कोई भी सिंपल एक पढ़े लिखे आदमी को भी मालूम है कि कितनी वैक्सीन दी जाती है। अगर उसका रिकमेंडेशन देखें तो 72 वैक्सीन हो गई है। हर रोग से बचने के लिए एक-एक अलग-अलग वैक्सीन का सिद्धांत जिस तरह से चल रहा है, वो तो अनंत यात्रा की ओर ले जा रहा है। और मान लो एक ऐसा है कि भाई कोविड-19 की वैक्सीन हो गई, तो फिर उसका दूसरा डोज़ क्यों लेना पड़े? और दूसरा डोज़ लेना पड़े, तो फिर तीसरा डोज़ क्यों लेना पड़े? फिर कहते हैं कि उसके अलग वेरिएंट है, फिर कहते हैं डेल्टा वेरिएंट है। तो इस तरह से पहले तो आपका वायरोलॉजी का सिद्धांत से ही आप सही हो कि नहीं, वो दुनिया को फिर से समझना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंजा वायरस की क्या वैक्सीन होती है क्या? या वैक्सीन से इन्फ्लुएंजा वायरस को सार्स कोवी जो 2 जिसको बोला उसको ठीक कर सकते हो? ये अपने ही सिद्धांत से गलत है। और ये बात आयुर्वेदाचार्य कहता है इसलिए आप मत मानो। पश्चिम में ही उस वैक्सीनेशन के सिद्धांत के ऊपर बहुत बड़ी चैलेंज हुई है और पहले से ही है। और एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊँ, शायद आपके पास वो मालूमात हो या ना हो मुझे मालूम नहीं। लेकिन वैक्सीनेशन के सिद्धांत को जब से लागू किया गया है, तब से ही प्रश्न खड़े हैं। सबसे पहले तो वो वैक्सीन का सिद्धांत जो आया, वैक्सीन शब्द जो है, वही वाका, वाका यानी काऊ यानी गाय, जो भारत में 18वीं सदी में जो पॉपुलर था, प्रचलित था, जो भारत के वैद्य करते थे, वो कुछ देखने का के बाद ब्रिटिश ऑफिसरों ने उसको डॉक्यूमेंट किया और वो फिर वैक्सीन के रूप में भारत में नव स्वरूप देके भारत में या विश्व के सामने रखा गया। उसको ही समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैक्सीन की हिस्ट्री जो है वो यूरोप से और अमेरिका से शुरू नहीं हुई। दुनिया के ग्रंथ भी मानते हैं, दुनिया के लोग भी मानते हैं कि वैक्सीन जो सबसे पहले 3000 बीसी पहले स्मॉल पॉक्स के बारे में इजिप्ट और भारत के लोग जानते थे, वो प्रैक्टिस में था, वो आपके सामने है। वैक्सीन शब्द जो बना, वाका यानी काउ लैटिन में और ग्रीक में उसको वाका बोलते हैं। तो काउ पॉक्स जो इधर चलता था, गाय के पस्चुल्स में से कुछ पस उठा के ह्यूमन बॉडी में एंटर करना और वो थोड़ी मात्रा में वायरस को एंटर करके एंटीबॉडीज़ खड़ा करना, वो प्रक्रिया सबसे पहली भारत में हुई। वो ब्रिटिश आर्काइव में से ये डॉक्यूमेंटेड है। तो ये वैक्सीन की कहानी इतनी बुरी है कि जितने भी रिसर्च हुए जो मैंने पहले बताया, वो सब रिसर्च कोई एक प्राइवेट फार्मा कंपनी ने किया। उन्होंने गरीब देशों में, भारत या अफ्रीका और ऐसे यहाँ जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे राज्यों में जहाँ सो कॉल्ड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसे राज्यों में बिना इजाज़त उसके ऊपर ट्रायल हुई थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज भी मामला चल रहा है। तो ये बातें आप सबको जाननी चाहिए। और कैसी बात है कि जो दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं, सबसे बड़े वैक्सीन बनाने वाले, प्रमोट करने वाले जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को तो वैक्सीन दे नहीं रहे। आपके सामने है, बिल गेट्स और मेलिंडा, उनके बच्चों के डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने तो कभी अपने बच्चों को वैक्सीन दी नहीं है। तो ये पूरा औषधि मार्केट के कंट्रोल में है और ये औषधि मार्केट के कंट्रोल में अब जब होगा, तो फिर भी दुनिया के सामने वैक्सीन भरोसेमंद कैसे रह सकता है? तो कितने बच्चों, करोड़ों बच्चों जिसके भरोसे हैं, लेकिन उनका तो एक सिर्फ मार्केट का क्या चल रहा है, मार्केट में कैसे करेंगे? तो बड़ा बिलियन डॉलर्स का मार्केट है। इसमें सिर्फ फार्मा कंपनी का इंटरेस्ट ज़्यादा है, रिसर्च कम है, विज्ञान कम है और बिजनेस ज़्यादा है। ये आपको समझना ही पड़ेगा। बड़े-बड़े जो 5 फार्मा कंपनीज़ है, वो उसमें उसके पार्टनर है या स्टेक होल्डर्स है। भारत उसमें कहीं नहीं है। दुनिया भर के पैसे भारत से जाते हैं और इवन कोविड की वैक्सीन भी जो है, उसका भी अगर स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड का देखें, तो 2020 और 21 में जो बना, जिन्होंने वैक्सीन बनाई, जिन्होंने फिर कच्चा माल बेचा, उन्होंने वर्ल्ड को ऐसे 3-4 हिस्से में बाँट लिया है कि भाई ये वैक्सीन कैसे बेचेंगे, कितनी बेचेंगे। और उस समय वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स या वैक्सीन के जो
समस्याएं आ रही है वो लोगों के सामने इतनी बताई नहीं जा रही है, लेकिन हालांकि ये हो रहा है, ये दुनिया को ऐसे समय ये समझना भी पड़ेगा। कुछ फैक्ट तो ऐसी भी है जो हम शायद उसको माने या ना माने, लेकिन मुस्लिम लोगों ने एक फतवा कहे या एक डॉक्यूमेंट, वो मुस्लिम लोग यानी मुस्लिम डॉक्टर्स ने एक वेबसाइट में से ये लिया गया है। तो कितना बड़ा एक दुनिया के अलग अलग तबके में अलग अलग मान्यता वैक्सीन को समझने की है। आज 35 से लेके 72 वैक्सीन बच्चों को दी जा रही है। तो हम ये बचाने के कर रहे हैं ऐसा मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या ये है? पिछले साल जब कोविड से पहले के समय की बात मैं कर रहा हूँ, जब एमएमआर वैक्सीन सब स्कूलों में दी जा रही थी, हर राज्यों में से कंप्लेन आ रही थी। उस समय दिल्ली के कुछ अभिभावकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार ले गई। जैसे अभी कोविड के सामने मेघालय हाई कोर्ट ने और गुजरात हाई कोर्ट ने भी बताया कि भाई आप मैंडेटरी नहीं दे सकते, बच्चों के माता पिता के परमिशन के बिना आप वैक्सीन नहीं दे सकते। तो एमएमआर वैक्सीन के सामने भी प्रश्न उठा, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाया। तो वैक्सीनेशन इज़ नॉट इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीन की कहानी ये तो कितनी भयदायक है, पीड़ादायक है, कितना बिजनेस है, शायद उसमें फ्रॉड ज़्यादा है, लोगों का भला कम है। तो ऐसे समय में सोनोप्राशन ही एकमात्र जरिया है। तो व्यासपीठ ने ठाना कि तीसरी लहर अगर आएगी या तीसरा युद्ध हो, हम तैयार ही है, क्योंकि हमारे पास तो एक आयुर्वेदीय तरीका है। देखो, जब हम बात करते हैं कि भारत के पास इम्यूनाइजेशन का जरिया था, सुवर्णप्राशन हम सालों तक करते थे, तो आज फिर से संसार को वो बताने की भी ज़रूरत है कि वो जो आयुर्वेदीय इम्यूनाइजेशन सिद्धांत है, आयुर्वेदीय व्याधिक क्षमत्व का सिद्धांत है, उसका कहीं प्रयोग हुआ है? कुछ 5, 25, 50, 100, 200 बच्चों के ऊपर उसकी ट्रायल हुई है? क्या उससे बच्चे इम्यूनाइज़ हुए हैं? या उसकी इम्यूनिटी को जाँचा गया है? या उनकी क्षमताएँ बढ़ी है क्या? जिस तरह से आयुर्वेद के सूत्रों में बताया गया है। हाँ, मुझे वो बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आयुर्वेद व्यासपीठ और विद्या भारती ने एक ऐसा बड़ा प्रयोग पिछले 5 साल से गुजरात में किया। आज धीरे-धीरे वो प्रयोग पूरे राष्ट्र में फैलने जा रहा है। और जब कोविड महामारी ने दुनिया के अपने सब पत्ते खुल गए हैं कि कितनी वैक्सीन सफल है या इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं, वो ऐसे प्रश्न से फिर से खड़े हुए, तब हमने जो इधर प्रयोग किया गुजरात में, आयुर्वेद व्यासपीठ के संगठन के वैद्यों ने तय किया कि हम कोई एक स्कूल में, 2 स्कूल में, 5 स्कूल में, स्कूल के बच्चों को इम्यूनाइज़ करेंगे। तो हमने 3 टू 12 ईयर का बच्चों का एक ग्रुप लिया और वो 1, 2, 3, 5 नहीं, लेकिन 55 स्कूल में ये प्रयोग चला। हालाँकि वैसे 60 में चला है, लेकिन अभी जो आपके सामने फिगर दिए जाएँगे वो 55 स्कूल के हैं और 1-2 साल, 1-2 महीने के नहीं, वो है पूरे 5 साल के। 5 साल तक हर पुष्य नक्षत्र में जो सुवर्णप्राशन दिया गया और उसको उसके क्लासरूम परफॉर्मेंस, क्योंकि सुवर्णप्राशन सिर्फ रोग के सामने लड़ने वाला ऐसा नहीं है, वो मद्य है, बल्य है, वर्ण्य है, स्वरय है, ऐसा जब बताते हैं कि वो आईक्यू को भी ठीक करता है, आईक्यू को बढ़ाता है, उस तरह से उसको वो बाकी भी क्षमताएँ है, उन सबको देखने के लिए एक क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट तैयार किया गया। विद्या भारती के शोध विभाग ने और आयुर्वेद व्यासपीठ के वैद्यों ने मिलके कि क्लिनिकल परफॉर्मेंस देखेंगे बच्चों का हर 3 महीने में और फिर उसका क्लासरूम परफॉर्मेंस देखेंगे और पेरेंट्स से उसकी जो सोशलाइजेशन है, उसकी जो फैमिली की जो गुड कंडक्ट है या कुछ बैड कंडक्ट थी, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ऐसे 3 प्रकार के, एक क्लासरूम परफॉर्मेंस, एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस यानी वैद्यकीय परीक्षण और फिर सोशल परफॉर्मेंस, इन तीनों को हर 3 महीने देखा गया। और इस तरह से 5 साल का जो डाटा है, डॉक्यूमेंट है कि वो बच्चा रोगग्रस्त हुआ कि नहीं हुआ, उसको कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई। और पिछले 1 साल का तो डाटा आपके सामने रखेंगे, जो कोविड का फर्स्ट और सेकंड लेयर जो आया, उनके बीच में उस बच्चों की हेल्थ सिचुएशन क्या थी, स्टेटस क्या था, वो सब जब बताएँगे, तब आपके सामने ये बड़ा आश्चर्य होगा, रोमांच होगा और दुनिया के सामने आयुर्वेद की ये व्याधिक समत्व की बात कितने ठोस ढंग से हम रख पाएँगे, इसके लिए मैं आपके सामने और भी प्रस्तुत करूँगा। एक हुआ था पायलट स्टडी 100 बच्चों का और दूसरा हुआ था 5000 बच्चों का बड़ा ग्रुप का स्टडी। तो दोनों आपके सामने रखेंगे।
अभी मैं आपके सामने जो रखूँगा, देश का बड़ा एक सर्वेक्षण, देश का बड़ा एक 5,000 बच्चों का, 5 साल का बच्चों को जो सोनम राशन हमने जो बनाया था और जो दे रहे हैं, उसका एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने अभी रखेंगे। उसमें क्या-क्या आप बातें सामने आई, ये आपके सामने रखा है। ये बात अभी पूरे देश में फैल रही है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बाकी राज्यों में भी। आज ये सोनम राशन तो 20,000 बच्चों में हो रहा है। लेकिन हमने पिछले साल जब कोविड आया, दूसरा लहर पूर्ण हुआ, उस समय में कोविड के बारे में बच्चों को जिसको हम इम्यूनाइज़ कर रहे थे 5 साल से, उन लोगों की हेल्थ की सिचुएशन क्या थी, उसका एक गूगल फॉर्मेट से हर अभिभावक को पूछा गया। 5,000 बच्चों के पेरेंट्स को ये पूछा गया था, लेकिन हमको जो 1,381 और कुल मिला के 1,500 बच्चों का हमको रिस्पॉन्स जो आया है, उस रिस्पॉन्स से हमने उसको पूछा कि क्या सोनम प्राशन के बाद आपको फ़ायदा हुआ? आप देख सकते हैं क्या फ़ायदा हुआ। उल्टा पूछा गया पेरेंट्स को कि सोनम प्राशन से कोई आपको दुष्प्रभाव हुआ इस 5 साल में? तो आप देख रहे हैं कि कितने 98% पेरेंट्स ने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इस 5 साल में सोनम प्राशन देने से। क्या आपने कन्वेंशनल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जनरल टीका, पोलियो का, बीसीजी का आपने कराया? तो हमारे यहाँ गर्भ संस्कार का भी काम चल रहा है। तो कुछ तो पेरेंट्स ऐसे भी है जो एक भी टीका नहीं लगाया। तो 25.9% से भी ज़्यादा बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है। बाकी हमने ना नहीं बोला है, ये आप दोनों कर सकते हैं, वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं और आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन भी कर सकते हैं। हमने पूछा कि लास्ट 1 साल में आपका बच्चा 1 बार भी बीमार हुआ या 2 बार हुआ, हॉस्पिटलाइज़ हुआ या 1 बार भी बीमार नहीं हुआ? तो आप देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज बच्चों को हेल्थी हम रख पाए उस सुवर्ण प्राशन से। हमने उल्टा पूछा कि सुवर्ण प्राशन के बाद आपको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा कभी बच्चों को? 95.7% बच्चों को हॉस्पिटलाइज़ होना ही नहीं पड़ा है, वो हेल्दी ही रहे। और ख़ास करके पूछा गया कि सुवर्ण प्राशन जिसको दिया गया था, ऐसे बच्चों को कोविड हुआ था लास्ट ईयर, तो सिर्फ 4% से भी कम बच्चों को कोविड हुआ था और जो 2 या 3 दिन में ठीक हो गया था, बाकी किसी को भी कोविड नहीं हुआ। और वो कोविड नहीं हुआ इतना ही नहीं, कोविड जिसके घर में था, हमने पूछा कि आपके परिवार में कोई बच्चे के अलावा पेरेंट्स को या दादा-दादी को, मम्मी-पापा को किसी को कोविड हुआ था? हाँ, तो जिसके घर में कोविड था, ऐसे बच्चों को भी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे तो घूमते रहते हैं, हर रूम में जाते हैं। तो ये सोनम प्राशन की जो इम्पैक्ट है, फिर वो भी पूछा गया कि सोनम प्राशन देने से आपके बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में चेंज आपको लगता है, फ़ायदा लगता है? तो कितने पेरेंट्स ने हाँ बोला है। तो ये सोनम प्राशन एक स्टैंडर्ड पद्धति से बनाया जाता है, वो सबको दिया जाता है। अभी बच्चों के अभिभावक भी पूछ रहे हैं, बड़े लोग पूछ रहे हैं कि भाई जिस तरह से बच्चों को आप इम्यूनाइज़ करते हो आयुर्वेद तरीके से, तो क्या सुवर्ण लेयम जैसी कोई चीज़ है? तो हमारे यहाँ के लोगों ने एक शास्त्रीय फ़ॉर्मूला बनाई है, जिसका नाम दिया सुवर्ण लेयम। तो वो एडल्ट्स के लिए भी है, बाल चतुर्भद्र और गोबल्यम और सोनप्राशन, ये तीनों मिला के आज हम बच्चों की, बहुत हज़ारों बच्चों की इम्यूनिटी को ठीक रख रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ये जो बनाने वाले लोग हैं, वो भी है जीएमपी स्टैंडर्ड और एफएसएसआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। वो कामधेनु दिव्या औषधि महिला सहकारी मंडली जो रजिस्टर्ड है, और वो सिर्फ गाँवों की बनी हुई महिलाओं की है। राष्ट्र सेविका समिति के माननीय प्रमुख संचालिका उस समय की प्रमिला ताई के कर कमलों से इसका विमोचन हुआ था, और पूजनीय बाबा रामदेव जी उसकी लैब के इनॉग्रेशन में भी आए थे। तो हम तो चाहते हैं कि कोविड के सामने और ऐसे कोई भी वायरल डिजीज़ आ जाए, तो उसके सामने हम इम्यूनाइजेशन पासपोर्ट तैयार करके आपको देते हैं। इस तरह का जॉइन करते हैं सबको हेल्दी मूवमेंट ऑफ इंडिया में। आप भी उसमें जुड़ जाओ, और एक ऐसा हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कि आपके आजू-बाजू में आप कहाँ से वैक्सीनेशन जो जिस तरह से आता है, उस तरह से आप कैसे आयुर्वेद तरीके से इम्यूनाइज़ कर सकते हो। एक कार्ड बनाया है, उसकी एक वेबसाइट है जिसमें कहीं से भी लॉगिन होके आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे का स्टेटस क्या है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, उसका कितना वैक्सीनेशन हुआ है, कितना आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन हुआ है। वो सब हम एक कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के सामने एक पूरा डाटा लोगों के सामने आ जाए। तो इस तरह से
एक गोविज्ञान फाउंडेशन की ओर से हमने एक मुहिम चलाई है कि बच्चों का, पूरे देश के बच्चों का एक अच्छे ढंग से हम इम्यूनाइज करके लोगों के सामने ऐसा एक मिसाल कायम करें जो भारत ने हजारों साल तक लोगों को कोविड नहीं, कोई भी महामारी से बचा के रखा था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार से। और बच्चे अगर ठीक है, क्योंकि बालो ही बलम राष्ट्रस्य, जिस देश के बच्चे सुरक्षित है, स्वस्थ है, समृद्ध है, तो आने वाला उस देश का भविष्य भी स्वस्थ है, समृद्ध है। मुझे लगता है मैंने आपके सामने जो हमने प्रयोग किया है वो ठीक ढंग से रखा है। धन्यवाद। भारत माता की जय। अंत में मैं रीता सुब्रमण्यम, आयुर्वेद व्यासपीठ की तरफ से वैद्य श्री हितेश जानी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगी। हम आप सभी वैद्यों के भी आभारी हैं कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। आशा करते हैं कि व्याधि क्षमत्व के इस संकल्पना को हम मिलकर एक नए और ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।